ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच दुनिया के कौन से देश किसके साथ खड़े हैं? मध्य पूर्व एक बार फिर इतिहास के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। तेहरान की सड़कों पर गूंजते नारे, वॉशिंगटन की चेतावनियों और वैश्विक राजधानी की खामोशी, सब मिलकर एक बड़े तूफान का संकेत दे रहे हैं। ईरान के भीतर सत्ता के खिलाफ उठती आवाजें अब सिर्फ घरेलू मामला नहीं रही। सवाल ये नहीं रह गया कि ईरान में क्या होगा, बल्कि यह है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो दुनिया किसके साथ खड़ी होगी। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंका ने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये संकेत दे चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिका के विकल्पों में शामिल है। ये कोई नई सोच नहीं है। अमेरिका के भीतर दशकों से ये बहस चलती रही है कि ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक को कैसे कमजोर किया जाए या बदला जाए। इतिहास गवाह है कि 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को सत्ता से हटाया था। यही वो पहला मौका था जब अमेरिका ने शांति काल में किसी विदेशी सरकार को अपदस्थ किया था। हालांकि उसी हस्तक्षेप के बीच से 1979 की इस्लामिक क्रांति जन्मी, जिसने अमेरिका समर्थक शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया। अयातुल्लाह खमेनेई के नेतृत्व में आई इस क्रांति ने न सिर्फ ईरान की दिशा बदली, बल्कि अमेरिका और पश्चिम के साथ स्थायी दुश्मनी की नींव भी रख दी। 4 दशक से ज्यादा समय बीतने के बावजूद ये कड़वाहट आज भी उतनी ही गहरी है। आज हालात एक बार फिर उसी ऐतिहासिक चौराहे पर पहुंचते दिख रहे हैं। अयातुल्लाह अली खमेनेई के नेतृत्व वाली व्यवस्था घरेलू असंतोष, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जूझ रही है। अमेरिका इसे एक अवसर के रूप में देख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसके साथ कौन होगा, कौन विरोध में खड़ा होगा। सबसे पहले नजर जाती है रूस और चीन पर, जिन्हें ईरान के सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार माना जाता है। दोनों देशों ने अमेरिकी धमकियों की खुलकर निंदा की है। रूस का कहना है कि ईरान के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप अस्वीकार्य और इससे पूरे मध्य पूर्व में गंभीर अस्थिरता पैदा हो सकती है। रूसी विदेश मंत्रालय ने पश्चिम पर आरोप लगाया है कि वो ईरान में बढ़ते जन असंतोष का इस्तेमाल तथा कथित कलर रिवॉल्यूशन के जरिए शासन को कमजोर करने के लिए कर रहा है। इसके बावजूद रूस की भूमिका जुबानी समर्थन से आगे बढ़ती नहीं दिखती। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और ईरान के रिश्ते जरूर मजबूत हुए हैं। ईरान ने रूस को ड्रोन और गोला बारूद उपलब्ध कराए, जबकि रूस ने आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ाया। फिर भी ईरान ऐसा सहयोगी नहीं है जिसके लिए रूस अमेरिका से सीधे सैन्य टकराव का जोखिम उठाए। पिछले साल जून में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया था, तब भी रूस ने केवल बयानबाजी तक खुद को सीमित रखा। चीन की स्थिति और भी व्यावहारिक है। वो ईरान का बड़ा आर्थिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की बात होती रही है। लेकिन चीन की विदेश नीति का एक साफ सिद्धांत है, वो किसी भी देश के लिए युद्ध के मैदान में नहीं उतरता। चीन ने अमेरिकी धमकियों का विरोध जरूर किया, लेकिन उसकी भाषा संयमित है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका के साथ उसका गहरा व्यापारिक रिश्ता है। तमाम रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद चीन ये नहीं चाहता कि ईरान के कारण अमेरिका से उसका आर्थिक टकराव और बढ़े। यूरोप और G7 देशों का रुख भी दिलचस्प है। उन्होंने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों पर गहरी चिंता जताई है और ईरानी सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप जड़े हैं। G7 देशों ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर ईरान ने दमन जारी रखा तो उस पर और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए उत्सुक है। इराक और अफगानिस्तान के अनुभव के बाद यूरोपीय देश किसी और बड़े मध्य पूर्वी युद्ध के पक्ष में नहीं दिखते। इस पूरे समीकरण में मध्य पूर्व के देशों की भूमिका सबसे जटिल है। और अब दुनिया ईरान को लंबे समय से एक प्रतिद्वंदी और खतरे के रूप में देखती रही है, खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय मिलिशियाओं के समर्थन के कारण। इसके बावजूद अरब देशों की प्रतिक्रिया बेहद सतर्क और धीमी है। वो सार्वजनिक रूप से ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हैं, लेकिन निजी तौर पर उनकी चिंताएं कहीं गहरी हैं।
सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे देश नहीं चाहते कि ईरान में कोई बड़ा सैन्य टकराव हो। इसकी सबसे बड़ी वजह हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जहां से दुनिया का करीब 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। ईरान पर किसी भी हमले से इस समुद्री मार्ग के बाधित होने का खतरा है, जिसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार और इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान को भरोसा दिलाया कि वो किसी संभावित संघर्ष में शामिल नहीं होगा और न ही अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने देगा। कतर और ओमान पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद साफ है, तनाव को युद्ध में बदलने से रोकना। 2 वर्षों से चल रहे क्षेत्रीय संघर्षों ने अरब शासकों को यह सिखा दिया है कि शासन परिवर्तन की अमेरिकी रणनीति अक्सर अराजकता को जन्म देती है। इराक, लीबिया और सीरिया इसके उदाहरण हैं। तुर्की की स्थिति भी विरोधाभासी है। वो सार्वजनिक रूप से ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करता है और इजराइल की आलोचना करता है, लेकिन जब बात सीधे अमेरिका की आती है तो उसकी भाषा नरम पड़ जाती है। तुर्की नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में एक और बड़ा संकट खड़ा हो, जिससे उसकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित हों। इजराइल इस पूरे घटनाक्रम में एक अलग ध्रुव पर खड़ा है। अक्टूबर 2023 के बाद उसने ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को गंभीर रूप से कमजोर किया है। हिजबुल्लाह की ताकत घटी है। सीरिया में असद शासन गिर चुका है। ईरान खुद अमेरिकी इजरायली हमलों का सामना कर चुका है। इजराइल ईरान को रणनीतिक खतरे के रूप में देखता है और वो अमेरिकी कार्रवाई का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। लेकिन ईरान भी चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर दोबारा हमला हुआ तो वह जवाबी कार्रवाई का दायरा बढ़ा सकता है, जिसमें बहरीन जैसे अमेरिकी सैन्य ठिकाने शामिल हो सकते हैं। खाड़ी क्षेत्र में ऐसा कोई भी हमला सीधे अमेरिका को युद्ध में खींच सकता है। इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है। ट्रंप प्रशासन के संकेत आक्रामक जरूर हैं, लेकिन यह भी साफ है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई के परिणाम बेहद व्यापक और खतरनाक हो सकते हैं। ईरान के भीतर अगर सत्ता को अस्तित्वगत खतरा महसूस हुआ तो वो जोखिम भरे कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। तस्वीर यही बनती है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसके साथ खुलकर खड़ा होने वालों की संख्या सीमित होगी। इजराइल उसका सबसे मजबूत सहयोगी होगा, जबकि यूरोप, रूस, चीन और अरब देश ज्यादातर दूरी बनाए रखना चाहेंगे। दुनिया शायद एक और ऐसे युद्ध की ओर बढ़ेगी जिसमें विरोध ज्यादा होगा, समर्थन कम और परिणाम अनिश्चित।